देखिए चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है बड़े भाई साहब, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद। पाठ प्रवेश में आपने एक तरह से उनकी समझ लिया है कि क्या है चैप्टर में, एक्चुअल में वो कहना क्या चाहते हैं। तो स्टार्टअप का है कि अभी तुम छोटे हो इसीलिए इस काम में हाथ मत डालो। आपको ये जब चैप्टर पढ़ने को मिलेगा तो शायद आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद हमारे साथ भी घर में ऐसा कुछ होता है, जो भी आप में से कोई बड़ा भाई या बहन होगा, ठीक है, उसके साथ ऐसा फील होता होगा। तो कई बार वो कह रहे हैं कि ऐसा हम जब कई बार सुनते हैं ना कि तुम छोटे हो इस काम में हाथ मत डालो, यानी कि मतलब हम घर में छोटे हैं, हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, या जो बड़े करते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। कि उस समय वो बच्चे के मन में केवल एक ही बात आती है कि काश भी हम भी अगर बड़े होते तो हमको कोई टोकता नहीं ये काम करने के लिए, ठीक है, अगर आप छोटे हैं घर में। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस भुलावे में आप बिल्कुल मत रहिए भी ऐसे कि अगर आप छोटे हैं, नहीं सॉरी बड़े हैं, तो आपको हर काम करने को मिलेगा, क्योंकि जब बड़े होते हैं उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं। अगर आप में से कोई घर का बड़ा बच्चा होगा तो उसके साथ कुछ अलग से ही होता होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बड़े होने से भी हमको कोई अधिकार नहीं मिलता है किसी भी काम करने को, क्योंकि घर के बड़े कई बार उन कामों में शामिल होने से भी हमको रोकना पड़ता है। कभी घर में ऐसे ऐसे काम होते हैं तो ना तो बड़ा बच्चा उसको अटेंड कर सकता है ना छोटा कर सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और कभी कभी तो वो कहते हैं कि वो कुछ ऐसे ऐसे काम होते हैं कि उस उम्र के लड़के जो होते हैं हमारे बराबर के, वो उस काम को बेधड़क कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मैं अपने घर में बड़ी हूँ और मेरे बराबर की कोई बच्चा है, वो अपने घर में छोटा है, तो वो कर जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे डिपेंड करता है कि आप घर में कौन से स्थान पर हैं, उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फिर वो कह रहे हैं कि जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते हैं। यानी कि जब आप घर में छोटे हैं तो आपके साथ उस लेवल का व्यवहार होता है, बड़े हैं तो उस लेवल का व्यवहार हो रहा है। और पाठ के अंदर जो अब हम पाठ पढ़ने वाले हैं बड़े भाई साहब, उसके अंदर भी एक ऐसे बड़े भाई हैं जिनका एक छोटा भाई भी है, और वो ज्यादा नहीं, केवल उनके अंदर 5 साल का अंतर है दोनों भाइयों में। फिर भी बड़े भाई से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं की जा रही है। अपेक्षाएं का मतलब है उम्मीदें की जा रही है, एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। और अब वो जब बड़ा भाई होता है, बड़ा होने के नाते उसके ऊपर उसको भी फील होने लगता है कि मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है अपने छोटे भाई के प्रति, भी मैं ऐसा कोई भी काम न करूं जिससे कि मेरा छोटा भाई गलत रास्ते पर जाने लगे, ठीक है। एक तरह से वो अपने छोटे भाई के लिए मिसाल बनना चाहता है, आइडल बनना चाहता है। तो इवन कि जब दोनों हॉस्टल में रहते हैं तो वो खेल कूद करना बंद कर देता है। उसको लगता है मैं सारा दिन, मैं अगर खेलूंगा तो मेरे को देखकर मेरा भाई भी खेलेगा, वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। इसीलिए उस सिचुएशन में बड़ा भाई अपने मन के सारे जो होता है ना, बचपन बच्चे को जो जीना चाहिए, वो अपने सारे मन मारने से लगता है। वो खेलना कम कर देता है, हालांकि उसका मन जरूर करता है, लेकिन वो उसको मारता है अपने मन को, सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, मुझे छोटे भाई को इस रास्ते के ऊपर नहीं लेकर जाना है। समझ में आया? पूरे चैप्टर में घूम फिर के यही बातें चलती रहेंगी, ठीक। देखिए बच्चे, ये जो चैप्टर है एक्चुअल में जो लेखक हैं वो खुद लिख रहे हैं अपने बड़े भाई, क्योंकि बता रहे हैं, वो कहानी आपको बता रहे हैं कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो मुझसे 5 साल तो उम्र में बड़े हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में वो केवल 3 साल मुझसे आगे थे। और हालांकि दोनों ने सेम उम्र में पढ़ना शुरू किया है, लेकिन फिर भी हम दोनों में इतना डिफरेंस क्यों रह गया, उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो तालीम जैसे महत्व को, तालीम का मतलब होता है पढ़ाई, ठीक है, स्टडी, शिक्षा को के मामले में वो कह रहे हैं कि उनके बड़े भाई जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे। उनको लगता था धीरे धीरे पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। अब ऐसा क्यों था? तो उनको लगता था कि भले ही उनको एक स्टैंडर्ड को पढ़ने में, परफेक्टली पढ़ने में भले 2 साल लगाने पड़े तो 2 साल लगाओ, 3 साल लगाने पड़े 3 साल लगाओ, लेकिन अच्छे से करो, ठीक। और फिर वो कह रहे हैं कि उनका मानना था कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो, बुनियाद मतलब बेस, है ना, बेस ही अगर आपका पुख्ता यानी कि मजबूत ना हो तो मकान पायदार कैसे बने, मकान कैसे एकदम पक्का बनेगा जब तक बेस मजबूत नहीं होगा। इसीलिए वो अपने बेस को मजबूत करते करते हर किसी क्लास में 2 साल भी लगा रहे हैं और किसी में 3 साल भी लगाते थे। इसीलिए दोनों में स्टैंडर्ड का डिफरेंस कम होता गया। फिर वो कह रहे कि मैं तो छोटा था, वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो मेरी उम्र 9 साल की थी और वो 14 साल के थे, तो 5 इयर्स का डिफरेंस आ गया।
और उन्हें मेरी तंबीही, तंबीही का मतलब डांट पटक, मतलब कि वो उसको डांटने का और उसके ऊपर निगरानी रखने का पूरा अधिकार समझते थे, क्योंकि वो 5 साल बड़े हैं मुझसे, ठीक। और वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मेरी शालीनता, यानी कि मेरी मतलब एक तरह से मैं छोटा भाई हूँ, मैं उनकी तरफ इज्जत रखता था, उनकी इज्जत करता हूँ, तो मैं उनके हुक्म को आसानी से मान भी लेता था और इसी में ही मेरा मान सम्मान था भी। अगर मैं ना मानता तो खामखा मुझे घर में डांटने को मिलता, ठीक है ना। यहाँ बच्चे छोटे भाई ने बड़े भाई की क्वालिटी बताई है कि वो बड़े ही अध्ययनशील हैं। ये आपको क्वेश्चन भी आएगा कि बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए, उसमें से एक विशेषता ये है कि वो अध्ययनशील हैं। अध्ययनशील मतलब कि पढ़ते रहना, रीडिंग करना, ठीक। लेकिन वो कहते हैं कि वो हरदम किताबें भले ही खोलकर बैठे रहते थे, लेकिन वो शायद इसलिए खोलकर बैठे रहते थे कि वो अपने दिमाग को आराम देते थे, पढ़ नहीं रहे हैं, खाली उनके दिमाग को रेस्ट मिल रहा होता था। कभी उनकी किताबों पर नोटबुक की हाशियों का मतलब होता है मार्जिन लाइन, यस, वहां पर कोई कुत्ते, चिड़िया, बिल्लियों, इन सब की तस्वीरें बनी होती थी, जैसे टाइम पास करना, ठीक है ना, किताब खोल करके। और फिर कभी कभी एक ही शब्द को वो बार बार रिपीट करके लिखते रहते थे, ठीक है। और फिर कभी वो कह रहे हैं कि सुंदर अक्षर निकालने की नकल भी करते, शब्द रचना यानी कि कुछ भी बनाने की कोशिश करते। अब वो पढ़ रहे हैं, मतलब कि आपस में उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता। अगर कोई पिक्चर बन रही है, कोई वर्ड लिखा जा रहा है, कनेक्शन कुछ नहीं है, बस वो लिख रहे हैं टाइम पास के लिए अपने। और फिर जब वो कह रहे हैं कि मैंने उनके नोटबुक के ऊपर ये सब लिखा हुआ देखा, जैसे ये सब नाम लिखा है, भाइयों, दरअसल, स्पेशल, अमीना, राधे श्याम, मतलब इतनी देर लिखने के बाद, 1 घंटे के बाद उनको वहां पर कुछ तस्वीरें दिखाई दी, सॉरी, चेहरा बना हुआ दिखाई दिया, जिसका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं था। बीट क्यों किया उन्होंने? वो कह रहे हैं मैं उनकी इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करता था कि समझ सकूं कि वो क्या लिखना चाह रहे हैं या क्या समझते हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी समझ में नहीं आता था छोटे भाई को। और उस समय की बात है जब बड़े भाई 9th स्टैंडर्ड में है और छोटा भाई 5th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद भी छोटा भाई को लगता था कि ये सब बेकार टाइम वेस्ट वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे बोल नहीं पाता था क्योंकि वो उनसे छोटा था। इसीलिए एक मुहावरा आया है, छोटा मुंह बड़ी बात, ठीक। मतलब कि वो छोटा होने की वजह से बड़े भाई को कुछ कह भी नहीं पाता था कि वो टाइम पास ऐसा क्यों कर रहे हैं। और बच्चे इस चैप्टर के अंदर आपको बड़े सारे मुहावरे आएंगे, ठीक। तो हो सके तो अंडरलाइन करते जाइए, जैसे कि अभी एक मुहावरा आया, छोटा मुंह बड़ी बात, ठीक। क्योंकि इस साल आपका एक ग्रामर का टॉपिक मुहावरे भी है, जो कि चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, क्लियर। तो अकेले इस चैप्टर के अंदर आई थिंक आपको 50 से 60 के बीच में मुहावरे दिखाई देंगे, ज्यादा है, 20 तो है। देखिए बच्चे, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि बड़े भाई जो थे वो बड़े ही अध्ययनशील हैं। अब यहाँ छोटा भाई बोल रहा है कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी पढ़ने को मन नहीं करता था, अगर मैं 1 घंटा भी किताब लेकर बैठूं तो वो मेरे लिए पहाड़ के समान, यानी कि बहुत मुश्किल काम था, ठीक। जैसे ही उनको मौका मिलता, हॉस्टल में दोनों भाई रहते थे, तो वो हॉस्टल से तुरंत बाहर निकल जाते और कहीं पर वो कंकरियां उछालते थे। कंकरिया यानी कि छोटे छोटे पत्थर उछालना, छोटे छोटे पत्थर को उछालना, कागज की तितलियों को बनाते थे। कभी कोई साथी मिल गया तो उसी के साथ निकल लिए। और मतलब वहां पर क्या होता है, अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं तो छोटी छोटी 4 दीवारियां होती है, उसको उछल कूद कर जाना, वहां फाटक लगे होते हैं, जैसे पुराने गेट हैं, उसके ऊपर चढ़कर मस्ती करना, यही सब उनका काम होता था। और मतलब अगर कोई वहां से गाड़ी क्रॉस कर रही होती है तो उसके पीछे पीछे चल देना, दौड़ते हुए जाना, तो ये सब उनका आनंद उठाते थे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में रिटर्न आते खेल कूद कर, तो अपने बड़े भाई का रुद्र रूप, यानी कि एकदम भयानक सा गुस्से वाला रूप देखते और तब उनके प्राण सूख जाते। प्राण सूख जाना यानी कि बहुत डर जाते थे वो। और बड़े भाई उनसे हर समय केवल एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि तुम कहाँ थे, और वो जवाब तो देते नहीं थे, वो केवल चुप रहते थे, मौन रहते थे। और उनके मौन का आंसर क्या निकलता था कि हाँ, उन्होंने गलती की है, उनको अपना अपराध जो है वो स्वीकार है। तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ना तो बड़े भाई उन्हें कोई प्रेम करते ना स्नेह करते, वो केवल उनके ऊपर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते थे। मतलब कि उनकी डांट जो थी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती थी। यही उनके लिए सत्कार के समान था। उस समय डांट फटकार एक तरह से उनको सत्कार मिलती थी। जी आगे है बच्चे, इस तरह वो कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे
तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और एक हर्फ यानी कि एक अक्षर भी नहीं सीख पाओगे। जैसा बड़े भाई बोलते हैं, जब वो खेल कूद कर आता है डांटने फटकारने लगते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। ये भी एक मुहावरा है, हंसी खेल होना यानी कि आसान काम। अंग्रेजी पढ़ना आसान काम नहीं है कि तुम जो चाहे पढ़ लो। ऐरा गहरा नथु गहरा यानी कि कोई भी इंसान, ऐरा गहरा यही होता है ना, कोई भी आम इंसान भी, सभी के सभी जो होते हैं वो अंग्रेजी के अगर इतना आसान होता तो हर कोई अंग्रेजी का विद्वान बन गया होता, एक्सपर्ट होता। ठीक है, तो वो कहता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती हैं। आंखें फोड़ना मतलब हमेशा पढ़ते रहना, किताबें दिन रात पढ़ते रहना, खून जलाना पड़ता है। खून जलाना यानी कि क्या कहोगे आप? नहीं, खून जलाना मतलब हम अंदर ही अंदर चढ़ रहे हैं, गुस्से में हैं और पढ़े जा रहे हैं, मतलब हाँ फ्रस्ट्रेशन है हमारे अंदर। वो कह रहे हैं कि तब जाकर हमको ये विद्या सीखने को मिलती है, तब जाकर हम पढ़ पाते हैं। और आती क्या है, सिर्फ कहने को आती है, आती नहीं है, सिर्फ कहने को ही आ रही है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, वो भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो बोलना तो बहुत दूर की बात है। वो कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ तुम बहुत बड़े गूंगा यानी कि मूर्ख को, जो तुम मेरे को देखकर भी सबक नहीं ले रहे हो। अब वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके सामने, क्योंकि क्या सबक, क्योंकि वो खुद तो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, किताबें लेकर बैठे रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक दर्जे को पास करने में कभी 2 साल भी लगा देता हूँ, कभी 3 साल भी लगा देता हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ। और तुम कहते हो कि मैं खेल कूद कर ही अच्छे नंबर ले आऊंगा या पास हो जाऊंगा, तो तुम इस भ्रम में हो। इतना पॉसिबल नहीं है, पढ़ाई बहुत कठिन है। उनका कहने का मतलब यही है। भी तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो कि सिर्फ खेल कूद करके, इतना समय बर्बाद करके तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि अगर तुम इसी तरह से खेल कूद करते रहे तो तुम्हें, मेरे को तो फिर भी 2 या 3 साल लग रहे हैं, तुम्हें तो ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी भर एक ही दर्जे में तुम सड़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक, अगर तुम्हें इसी तरह से पैसा बर्बाद करना है, दादाजी की जो गाड़ी कमाई है उसे यूं, यानी कि मेहनत की जो कमाई है उसे यूं ही बर्बाद, वेस्ट करना है, तो तुम घर वापस चले जाओ। तुम्हें यहाँ हॉस्टल में रहने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, वहाँ जाइए, गांव में जाइए, गुल्ली डंडा खेलो, सारा दिन खेलो, तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पढ़ने आए हो तो तुम्हें पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जब बड़े भाई साहब उसको इतना सुना लेते हैं कि तुम ऐसा पैसा बर्बाद कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो इतनी लताड़ यानी कि इतनी डांट फटकार सुनने के बाद वो रोने बैठ जाते थे वहाँ पर। क्या करते, क्योंकि वो कह रहे कि अपराध तो मेरे से हुआ है, गलती तो की है, क्योंकि मैं खेलने कूदने चला गया, पढ़ाई में मैंने समय नहीं लगाया। लेकिन जो उनके बड़े भाई साहब थे, वो उपदेश देने की कला में एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे मतलब उपदेश देते थे। जब आपसे पूछा जाएगा ना कि उनकी विशेषताएं, हमने इससे पहले क्या बताया था, अध्ययनशील, दूसरा उनका क्या है क्वालिटी, उपदेश देने की कला में एक्सपर्ट, निपुण है वो। यस, एडवाइस देने में वो ऐसी लगती बातें कहते, यानी कि सुत्ती बांट चलाते, मतलब एक ही है, यानी कि दिल को, जो हमको हर्ट हो, चुभने वाली बातें कहते थे, तो जिससे उनका दिल जो था वो एकदम से टूट जाता था और उनकी हिम्मत एकदम टूट जाती, यानी कि वो हार मान लेते थे कि अब क्या हो गया, मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जी तोड़कर मेहनत करने की शक्ति तो उनके अंदर थी नहीं, छोटे भाई के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो उसको ऐसा लगता कि बहुत ज्यादा निराश हो जाता था इतनी डांट सुनने के बाद। फिर उसको ऐसा लगता था कि इससे बेटर है कि मैं घर ही चला जाऊं, क्योंकि मैं इतनी पढ़ाई तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं घर ही चला जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद भी मैं मुफ्त रह लूंगा, लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ सकता। तो क्योंकि इतना किताबों को लेकर बैठना उसके लिए, पहले उसने बोला है पहाड़ की समान था, 1 घंटा भी वो किताब लेकर नहीं बैठ सकता था। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता, 1-2 घंटे बीत जाते, तब उसके निराशा के बादल फट जाते थे, यानी कि हट जाते थे। ये भी एक मुहावरा है। तो उसको फिर थोड़ा सा ऐसे लगता कि अब मैं जी लगाकर पूरा मन से बहुत मेहनत करूंगा। तो एक बार तो ऐसा हुआ, उन्होंने फटाफट अपना टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने, अब वो कह रहे हैं कि पहले से नक्शा बनाए बिना स्कीम तैयार, काम कैसे शुरू की जाए, यानी कि जब तक आप कोई भी, आपने मान लीजिए घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, है
है ना, एक नक्शा तैयार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही टाइम टेबल को फॉलो करने से पहले उसको बनाना तो पड़ेगा ना, किस समय क्या करना है। ऐसे उन्होंने अपना पूरा टाइम टेबल तैयार किया, जिसके अंदर उन्होंने सुबह 6 बजे उठना है, हाथ मुंह धो करके बैठना है, नाश्ता करना है, पढ़ने के लिए बैठ जाना है। 6 से 8 बजे तक वो अंग्रेजी को उन्होंने समय दिया, बाद में 8 से 9 तक मैथ्स हिसाब को दिया, फिर 9 से 9:30 तक हिस्ट्री को, और फिर बाद में खाना खाना और फिर स्कूल जाना। और जब वो स्कूल से वापस आएंगे 3:30 बजे, आधा घंटा वो रेस्ट करेंगे आराम। 4 से 5 बजे तक उन्होंने ज्योग्राफी भूगोल को समय दिया, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, ठीक, और आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलेंगे। उसके बाद थोड़ा समय उनको रिलैक्सेशन का भी था। और 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, अब अंग्रेजी वीक थी तो वहाँ पर भी ध्यान देना था। बाद में भोजन करने के बाद 8 से 9 बजे तक वो ट्रांसलेशन पर अपना काम करेंगे, अनुवाद पर। और 9 से 10 बजे तक उन्होंने हिंदी को समय दिया, और 10 से 11 तक जो बाकी विषय बच गए, जो भी बच गया है, फिर हम उसको समय देंगे और बाद में रिलैक्स विश्राम करेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कुछ भी ऐसे बनाना, वो सब चीजें आ जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? विविध विषय यानी कि अनेक प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, अलग से कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ड्राइंग आ गया, कंप्यूटर आ गया, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। बच्चे उसने टाइम टेबल तो बना लिया था, लेकिन उन्होंने खुद ही क्लियर किया कि टाइम टेबल बनाना एक अलग बात है और उसके ऊपर अमल करना, उसे फॉलो करना एक अलग बात है, ठीक है। पहले ही दिन उन्होंने अपने टाइम टेबल की अवहेलना शुरू कर दी, यानी कि उसको फॉलो नहीं किया। मैदान की, जब उन्होंने मैदान की वो सुखद हरियाली देखी, एकदम ग्रीनरी देखी, जब खिड़की के पास बैठेंगे तो वो हवा के हल्के हल्के झोंके उन्हें दिख रहे हैं, तो फुटबॉल दिखाई दे रही है, कबड्डी के दांव पर, मतलब बच्चे वहाँ कबड्डी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल नजर आ रही है, तो बच्चे का दिमाग क्या करेगा, पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। जो दिन भर खेलता रहता हो तो कहाँ से पढ़ेगा। तो ये सब चीजें उसको अपनी तरफ खींच ले जाती थी, यानी कि अब वो किताबें बंद करके सीधा ग्राउंड की तरफ भागते, मैदान की तरफ, और वहां जाते ही वो सब कुछ भूल जाते थे कि उन्होंने क्या टाइम टेबल बनाया था, उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और वो जानलेवा टाइम टेबल, यानी कि जान निकालने जैसा था। उन्होंने जो टाइम टेबल वैसे भी तैयार किया था, आंखें फोड़ पुस्तकें, यानी कि ऐसी पुस्तकों क्यों खोल के बैठना जिससे हमारी आंखें भी खराब हो जाए, कंटिन्यू मतलब कि खोल कर बैठे रहना, मतलब कि उन्हें किसी भी चीज की याद नहीं आती। इवन की बड़े भाई साहब की नसीहत, यानी कि जो वो उनको बार बार उपदेश देंगे, भाषण देंगे, और फजीहत का अवसर उनको फिर मिल जाता था, क्योंकि वो खेल रहा है, उसने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, तो बड़े भाई का काम क्या था, फिर से भाषण देना और उसको फजीहत यानी कि डांटना फटकारना। अब वो कह रहे कि मैं उनकी साइज से भी भागता था, यानी कि एकदम दूर दूर रहते थे, पास भी नहीं फटकते थे, डरते बहुत ज्यादा थे, उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करते, ना तो मैं उनके सामने आऊंगा ना वो मुझे डांटेंगे। और कमरे में भी इस तरह से दबे पांव जाते थे, यानी कि मुहावरा है, चुपचाप जाते ताकि उनको भनक भी ना लगे, शांति से आते। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरी तरफ उठती, उनके प्राण सूख जाते, यानी कि एकदम वो बहुत ज्यादा डर जाते कि बस मैं अब तो गया, मर गया। और उनके सर पर एक नंगी तलवार लटकती रहती, यानी कि क्या होता है, सिर पर मौत मंडराना, इसको कहते हैं सिर पर नंगी तलवार लटकना। तो कभी भी बस पड़ेंगे, अभी इनका गुस्सा मेरे ऊपर निकलने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि फिर भी मौत और विपत्ति के बीच में जब इंसान एक मरने वाला होता है ना, एकदम लास्ट मोमेंट पर होता है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो मोह और माया के बंधन में झगड़ा हुआ होता है। मोह माया क्या होता है, मतलब घर वालों से प्रेम होता है, अटैचमेंट होता है, उसका मन नहीं करता मैं मरूं नहीं, ऐसा जो इंसान मरने वाला होता है उसके मन में ऐसी फीलिंग आती है कि मैं सब कुछ छोड़कर नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो उसको कहा जाता है कि वो मोह और माया के बंधन में झगड़ा हुआ होता है। तो छोटा भाई कहता है कि मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही होती है कि जब मैं बाहर खेलने जाता तो मैं वहीं का हो जाता था, मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं यहाँ कमरे में आऊँ और किताबों को लेकर बैठ जाऊँ, उसके लिए वो मोह माया है, ठीक है। फिर भले ही उसके लिए उसको बड़े भाई की फटकार खानी पड़े, घुड़कियां यानी कि वही डांट फटकार मार सहनी पड़े, लेकिन वो खेल कूद का तिरस्कार नहीं करता था, यानी कि वो खेल कूद उसके लिए इम्पोर्टेंस था बहुत ज्यादा, तो वो उसका अपमान नहीं करना चाहता था। कहते हैं वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, भले मैं पढ़ाई करूं या नहीं करूं, वो मेरे लिए बेस्ट चीज है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? समझ में आया सारा चैप्टर? एक पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब आगे ये है कि अब वो कह रहे हैं कि सालाना इम्तिहान हुआ, मतलब
मतलब उनके एनुअल एग्जाम्स होते हैं और फिर बड़ा भाई जो होता है वो फेल हो जाता है और छोटा भाई फिर भी क्लास में अव्वल आ जाता है। यानी कि इतना खेलने के बाद भी वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है और इतना पढ़ने के बाद भी बड़ा भाई फेल हो रहा है। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले तो दोनों भाइयों के बीच में अब 2 साल का अंतर रह गया। पहले 3 साल का अंतर था, अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। और तब छोटे भाई को ऐसा लगता है कि सारा दिन जो बड़े भाई साहब मुझे पढ़ने की नसीहत देते रहते थे अब वो फेल हो गए हैं। तो उसके मन में क्या आता है कि मैं अब बड़े भाई को आड़े हाथों लूँ। ये एक मुहावरा है, आड़े हाथों लेना, यानी कि अब मैं भी उनको एक तरह से खरी खोटी सुनाऊँ, उनको भी, है ना, कि तुम क्या कर रहे थे अब तक, और आपने जो इतनी घोर तपस्या की है पढ़ाई को लेकर के, जो इतना पढ़ते रहे, वो सब कहाँ चला गया जो आप फेल हो गए। और वो अपने ये बोलना चाहता है उनको, मतलब ये सब बातें वो अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं ऐसा बड़े भाई को बोलूं कि मैं तो सारा समय खेलता रह गया फिर भी क्लास में अव्वल आ गया हूँ। और लेकिन वो ये सब बातें उसके मन में चल रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब बातें मैं बड़े भाई को बोलूं, लेकिन वो इतना दुख भरा समय था बड़े भाई के लिए, वो बहुत ज़्यादा उदास थे उस समय, दुखी थे। तो इस छोटे भाई को बड़े भाई के लिए हमदर्दी सी आ गई, दिल्ली हमदर्दी हुई, ये भी एक मुहावरा है। मतलब उसको अपने भाई के लिए तरस सा आ गया दिल से बहुत ज़्यादा। तो वो उनके घाव पर नमक छिड़कने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, ये भी मुहावरा है। घाव पर नमक छिड़कना मतलब यानी कि जब इंसान और दुखी है उसको और ज़्यादा दुखी कर देना। उसको ये मतलब ऐसा लगा कि मैं कुछ शर्मिंदा भरा ऐसा चीज़ नहीं करना चाहता जिससे बड़े भाई को मेरे लिए, मतलब मेरे सामने और शर्मिंदगी महसूस हो। तो उसको बहुत लज्जास्पद सा जान पड़ा, ठीक है, यानी कि शर्मिंदा पूर्वक। अब वो कह रहा है कि हाँ, लेकिन उसको खुद के ऊपर अब थोड़ा बहुत अभिमान हो गया था, घमंड आ गया था कि उसको खुद के लिए आत्मसम्मान भी बढ़ गया कि मैं बिना पढ़े खेल कूदे ही इतना क्लास में फर्स्ट आ जाता हूँ। अब बड़े भाई साहब मुझ पर वैसा रोब नहीं दिखाएंगे जैसा कि अब तक दिखा रहे थे। और अब वो मतलब कि खेल कूद आज़ादी से करने लगा कि अब बड़ा भाई मुझे टोकेगा नहीं इस बारे में। तो लेकिन वो कहता है कि अगर फिर भी बड़े भैया मेरी फजीहत करते हैं, यानी कि मेरा अभी भी वो कोई अपमान करेंगे, तो फिर मैं सीधा सीधा कह दूंगा भी आपने कौन सा तीर मार लिया इतना पढ़कर। मुहावरा है, तीर मारना यानी कि कौन सा बड़ा चीज़, हाँ, सफलता प्राप्त कर ली जो मुझे कह रहे हो। तो वो कह रहा है कि जब मैं ऐसा खेल कूद करके कर सकता हूँ तो मुझे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट फर्स्ट नहीं आऊँगा पास तो हो ही जाऊँगा। उसके मन में ऐसे सवाल आने शुरू हो गए थे। अब वो कह रहा है कि मतलब वो हेकड़ी जताने का साहस न होने पर मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। हेकड़ी जताना भी मुहावरा है। हेकड़ी जताना यानी कि एक एटीट्यूड सा आ गया था उसके अंदर कि हालांकि ये सब बातें अपने बड़े भाई को वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसके मतलब कि आप कह सकते हैं कि उनके शरीर के जो वो होता है ना हाव भाव से देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो ये सब बातें अपने बड़े भाई को कहना चाहता है। ठीक, रंग ढंग उसके ऐसे हो गए थे, लेकिन पहले जैसा बड़े भाई जो समय समय पर उसको टोकते थे वैसा आतंक अब खत्म हो गया था उसके सामने। अब वो कह रहे हैं कि लेकिन बड़े भाई साहब भी समझदार थे, एक्सपीरियंस थे, वो समझ गए थे, भांप लिया था उन्होंने। मुहावरा है बच्चे, भांप लेना, समझ जाना, कि क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो इतनी तो तेज थी कि वो समझ सकते थे। तो उन्होंने, जब वो कहता है कि जब एक दिन ऐसा आया छोटे भाई का, उसने पूरा दिन गुल्ली डंडे को भेंट कर दिया, यानी कि सुबह से लेकर रात तक वो गुल्ली डंडा ही खेलता रहा। और जब वो रात को खाने के समय लौटता है तब बड़े भाई को गुस्सा आया। भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। मुहावरा है बच्चे, तलवार खींच लेना यानी कि अब वो उसकी मतलब पकड़ेंगे उसको और उसको डांट फटकार शुरू कर दी और एकदम से उसके ऊपर टूट पड़े। टूट पड़ना भी मुहावरा है, यानी कि हमला बोल दिया। वो कौन सा हमला बोला? बातों का, ठीक है ना, डांट फटकार का। उन्होंने क्लियर बोला कि इस साल तो तुम पास हो गए हो, ठीक है, अव्वल भी आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। ये भी मुहावरा है। दिमाग होना यानी कि एक तरह से सिर चढ़ गए हो, घमंडी हो गए हो। वो कह रहे हैं अब यहाँ से जितना भी हम पढ़ेंगे सारा इसी बारे में है कि जिन जिन लोगों को घमंड होता है या अभिमान है, यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं आपके, कि घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, यानी कि बड़े लोग आए जिन्होंने घमंड किया, उन सबका घमंड टूट जाता है और वो कुछ सफल नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हारी हस्ती क्या है, तुम कैसी चीज़ हो? अब वो इतिहास का में एग्जाम्पल देता है कि रावण का भी हाल सबने सुना है भी। उसके चरित्र से, उसके कैरेक्टर से हम क्या सीख लेते हैं, उपदेश क्या लेते हैं कि ठीक है, महज इम्तिहान पास कर लेना, सिर्फ
एग्जाम्स में अच्छे नंबर ले आना या उसे पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। असल चीज वो कहते हैं कि क्या होती है कि वो होता है बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास यानी कि आप कितना समझ रहे हैं, ज्ञान को कितना समझ रहे हैं, आपका ज्ञान का विकास कितना हो रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो बड़े भाई के हिसाब से ऐसा था कि कोई चीज आपको 2 साल में समझ में आ रही तो 2 साल लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझ में आनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने बुद्धि के विकास पर जोर दिया। वो कह रहे हैं कि उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, अभिप्राय। अब वो रावण का एग्जाम्पल देते हैं कि वो भूमंडल यानी कि पूरी पृथ्वी का स्वामी है और ऐसे ऐसे मतलब वो उसको चक्रवर्ती राजा कहते थे, यानी कि उसने सबके ऊपर अपनी जीत हासिल कर रखी थी, हर राजाओं से सबसे बड़ा था वो। और आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, परंतु इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। मीन्स पहले के समय में जो रावण था ना, उसको चक्रवर्ती कहा जाता था क्योंकि उसने उस समय जितने भी राजा थे वो उन सब में टॉप पर था। और जब अंग्रेजी शासन हमारे देश पर आया तो उनमें से किसी भी राजा को चक्रवर्ती नहीं कहा गया, यानी कि वो पर्टिकुलर कुछ एरिया के राजा होंगे। रावण जितना विस्तार उनका भी नहीं था, समझ में आया। फिर वो कह रहे हैं कि अनेक जो अंग्रेज थे, जब अंग्रेजों के समय में जितने भी राजा थे वो सब आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, यानी कि आजाद थे अपने आप में। वो लोग छोटे छोटे एरिया के राजा थे, लेकिन रावण जैसा आप उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। और संसार में उस समय जितने भी महीप थे, जितने भी और राजा थे, मतलब रावण के अंडर में जितने भी राजा आते थे सब उसको कर देते थे। कर यानी कि टैक्स देते थे, ठीक। और जितने भी बड़े बड़े उस समय देवता थे, जैसे कि आग के देवता, पानी देवता, जल देवता, ये सब देवता जो थे वो उसके अंडर में थे, उसके दास हुआ करते थे। लेकिन उसका एंड क्या हुआ, अंत क्या हुआ, घमंड की वजह से। उसको ऐसा लगता था कि मैं ही हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, सब कुछ वो अपने आप को समझता था। तो इस मैं के चक्कर में उसका अंत हो गया, उसका नामो निशान तक मिट गया। तो मतलब लास्ट में क्या हुआ था, उसको चुल्लू भर पानी देने वाला कोई नहीं बचा। यानी कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा खानदान ही खत्म हो गया था। बोलते हैं ना, डेथ होने के बाद बच्चे कुछ देते हैं, उस समय तो उसके बच्चे भी सब मर गए थे, तो कोई भी पीछे बचा ही नहीं था उसको सहारा देने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी आदमी हो, कैसा ही कुकर्म क्यों ना करे, कुकर्म यानी कि कितना बुरा कर्म क्यों ना करे, लेकिन उसको अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप बुरा कर्म कर लो लेकिन कभी भी घमंड नहीं करो, ऐसा बड़े भाई का कहना है। एक्चुअल में बुरे कर्म नहीं करने। हाँ, फिर है इतराना नहीं चाहिए, मतलब एटीट्यूड में नहीं रहिए अपने। तो अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से चला गया, यानी कि जो इंसान घमंड में रहता है वो इस दुनिया से ही चला जाता है। ये तो उन्होंने बताया पूरा का पूरा रावण के बारे में। फिर वो बोल रहे हैं कि शैतान के बारे में भी सबने पढ़ा होगा, भी उसको भी इसी चीज का अभिमान था कि ईश्वर का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त केवल वही है, वो अपने आप को ही सबसे बड़ा भक्त मानता था। और अंत में क्या होता है, इस घमंड की वजह से, उसके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से, जैसे कि ईश्वर का भक्त है तो शायद उसको स्वर्ग में जगह दी जाती, लेकिन उसके इस घमंड की वजह से उसको स्वर्ग से निकालकर नर्क में धकेला गया था। फिर वो कह रहे हैं, और शाहे रूम, उसके बारे में बताया गया है कि वो भी घमंडी बहुत था और लास्ट में तो उसको भीख मांग मांग कर वो मर गया था। उसको एंड मतलब कि अपने एंड टाइम में काफी भीख मांगनी पड़ी थी सिर्फ अपने घमंड की वजह से। तो वो कह रहे हैं कि तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है, मतलब एक स्टैंडर्ड ईयर गए और तुम्हें इतना घमंड हो गया है, तो तुम्हारा तो सिर ही फिर गया है। मुहावरा है बच्चे, सिर फिर जाना यानी कि अपने कंट्रोल में ही नहीं रहना, इतना वो हो जाना। और अगर तुम अभी से ऐसा हो गए तो तुम आगे पढ़ लिए, ठीक, तो घमंड नहीं करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि बस ये समझ लो कि अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई है, ये भी मुहावरा है। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो जाना जिसका वो कैपेबल ही ना हो, ठीक है। जो इंसान कैपेबल नहीं है उसको वो चीज प्राप्त हो जाए, तो उसने उसके लिए ऐसा वर्ड यूज किया। वो कहता है कि लेकिन बटेर भी केवल एक बार ही हाथ लगती है, बार बार नहीं लगती है। मतलब गलती से तुम पास हो गए हो, जरूरी नहीं है हर बार अव्वल आ जाओगे। तो कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, मुहावरा है। जैसे कि आप बैट बॉल खेलते हैं, गुल्ली डंडा तो आप लोग आजकल खेलते नहीं है, वैसे ही कुछ गेम्स हैं। तो कभी कभी हम हर बार निशाना राइट मारते हैं,
लेकिन कभी कभी तुक्के में भी मारते हैं तो भी शॉर्ट लग जाता है। उसका कहने का मतलब ये है। तो ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, तो तुम अव्वल आए हो, तो ऐसा करने से हम उसे सफल खिलाड़ी नहीं कह सकते। जब आपका तुक्का लग जाता है, वो कह रहे कि सफल खिलाड़ी वही होता है जिसका निशाना कभी भी चूकता नहीं है, यानी कि तुम हर बार अव्वल आओ। ऐसा उसने अब इसको इतनी बड़ी नसीहत दी थी बड़े भाई ने छोटे भाई को। क्लियर, समझ में आया सबको? अब वो बड़ा भाई कहना चाह रहा है कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मतलब मैं फेल हो गया हूँ, तुम अव्वल आ गए हो, इस बात को ध्यान मत दो, क्योंकि अगर तुम मेरे स्टैंडर्ड में आओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि मेरे स्टैंडर्ड की पढ़ाई कितनी कठिन है। अब वो एग्जाम्पल क्या देता है, भी दांतों पसीना आ जाएगा, मुहावरा है, मतलब तब आपको चक्कर खाकर गिर जाओगे, कि अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। मुहावरा है बच्चे, लोहे के चने चबाना मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। तो अलजेब्रा मतलब छोटे स्टैंडर्ड में ये सब तो होता नहीं है, इसीलिए उसको बता रहा है। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा का पूरा एसएस के अंदर जो भी है, हेनरी, ये सब, विलियम्स, इन सब के बारे में पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी इनकी। और जो बादशाह रहे हैं उस समय के, जो भी राजा थे, उन सब के नाम जो हैं याद रखना आसान काम नहीं है। अब क्यों नहीं है, रीज़न यही है कि 8 हेनरी हुए हैं, मतलब अगर हम 7वें हेनरी की जगह अगर 8वां डाल दें या 8वें की जगह 7वां डाल दें तो आपके पूरे नंबर कट जाते हैं। सिर्फ भी ना मिलेगा, यानी कि आपको 0, मतलब कुछ भी एक भी नंबर नहीं मिलता है इस चक्कर में। तो वो कह रहे हैं कि दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों यानी कि 12, ठीक, और दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों, चार्ल्स, यानी कि वो हर नाम के पीछे यही है ना, 1 2 3 यही ऐड करते जाते हैं। भी दिमाग भी चक्कर खाने लगता है, चकराने से लग जाता है भी ये क्या हो रहा है। आंधी रोग हो जाता है, मुहावरा है बच्चे, आंधी रोग हो जाना यानी कि कुछ समझ में ही नहीं आता है भी करें क्या। तो वो अब उसका कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी अंग्रेज थे भी कितने अभागे थे कि इनको नाम ही नहीं सूझते थे, भी एक ही नाम के पीछे एकम, दोम, यानी कि 1 2 3 ये सब लगाते थे। भी मेरे से आगे पूछते, मैं उनको बहुत सारे लाखों नाम सुझा सकता था, इन्होंने क्यों ऐसा रखा। अलग अलग नाम होते तो हमें भी शायद दिक्कत नहीं होती। फिर वो कह रहा है कि हाँ, ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, खुदा यानी कि भगवान ही मदद कर सकता है। ज्योमेट्री के बारे में वो ये कहना चाह रहा है, जैसे कि आप लोग अभी ABC यूज़ करते हैं, पहले अ ब स हिंदी में यूज़ किया जाता है। तो वो कह रहा है कि अगर अ ब ज की जगह अगर हमने अ ज ब लिख दिया तो टीचर उसमें भी मार्क्स काट लेती है। भी इसमें फ़र्क क्या है, भी जितने भी टीचर्स हैं ये उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं। इन मुम्मतहीनों से कोई क्यों नहीं पूछता, यानी कि ऐसे निर्दयी टीचर हैं, इनसे कोई ये क्यों नहीं पूछता कि अगर हमने अ ब ज की जगह अगर अ ज ब लिख दिया तो क्या मतलब दिक्कत क्या है उन्हें, एक ही तो मतलब है। फिर वो एग्जाम्पल क्या देते हैं कि हम दाल भात रोटी खाएं या भाल दाल रोटी खाएं, फ़र्क क्या है, मतलब तो सेम ही है। तो लेकिन ये जितने भी टीचर्स चेक करने वाले होते हैं इनको कोई परवाह ही नहीं है बच्चों की, ये सिर्फ उनका खून जलाना जानते हैं, मतलब उनका खून करना जानते हैं। इट मीन्स उनके ऊपर एक तरह से बर्डन है इन सब चीज़ों का कि उनको ये सब चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी जैसा कि दी हुई है। कि बच्चे हर अक्षर को रटें, वो कह रहे हैं कि और इस रटने वाली पद्धति को इन्होंने शिक्षा का नाम दे दिया है, जबकि शिक्षा ऐसी होनी ही नहीं चाहिए, रटने वाली। तो मतलब कि उनको ऐसा लगता था बड़े भाई साहब को ये बेसिर पैर की बातें हैं, हमें क्यों सिखाई जा रही हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि एक रेखा के ऊपर लंब गिरा दो, ये बच्चे मैथ्स की बात है। रेखा यानी कि एक लाइन के ऊपर एक ऐसी आप स्ट्रेट लाइन खींच दें और तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। आधार यानी कि आपकी जो बेस लाइन है वो उससे डबल हो जाएगी। ठीक है, आप ये नहीं सीखते हैं जैसे कि तो कहने का मतलब वही है कि रेडियस डायामीटर वो डबल हो जाता है, तो वो वही समझाना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं लेकिन इससे मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है इस चीज़ का। वो कह रहे हैं भले दुगना हो चौगुना हो भी मेरी बला से आधा भी रहे, भी हमको करना क्या है इन सब चीज़ों का। लेकिन जब तुम मेरे क्लास में आओगे तुम्हें ये सब खुराफाती चीज़ें याद रखनी ही पड़ेंगी, और जब ये याद रखोगे तब तुम अव्वल नहीं आ सकते हो। उसका कहने का मतलब ये है बड़े भाई का। क्लियर? देखिए, अब जो बड़े भाई हैं वो बताना चाह रहे हैं हिंदी के बारे में कि जब हिंदी के टीचर हमको बोलते हैं कि समय की पाबंदी के ऊपर एक निबंध लिखिए। अभी तो आप लोगों के अनुच्छेद आते हैं, निबंध का मतलब होता है ज़्यादा बड़ा लिखा जाता था, 250-300 नंबर मतलब शब्द का। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि वो भी
निबंध लिखो और 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। और जब आप कॉपी को खोलते हैं और कलम हाथ में लेकर अब बस उसी के नाम को रोइए। इसका मतलब ये है कि बस उसी के बारे में लिखते जाइए फालतू की, है ना। और जबकि उन्होंने सीधा सा बोला है कि जब आप टॉपिक की क्या दे रहे हैं, समय की पाबंदी, भी समय की एक्चुअली वैल्यू क्या है उसके ऊपर हर कोई जानता है कि उसकी पाबंदी बहुत अच्छी बात है। और जिस इंसान के अंदर ये समय की पाबंदी के बारे में जिसे पता है, उसकी लाइफ में संयम भी आ जाता है। संयम यानी कि एक तरह से पेशेंस आ जाते हैं कि कैसे चीज़ कब क्या करनी है। अब वो कह रहे हैं कि उसको उसके ऊपर स्नेह भी होने लगता है, यानी कि टाइम की वैल्यू भी समझ आती है तो उससे प्यार भी होने लगता है। वो कारोबार में उन्नति भी करता है। लेकिन वो कहते हैं अब इतनी सी बात को हम 4 पन्नों में लिखें कैसे, ठीक है। तो जो बात अगर हम एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कह सकते हैं, उसके लिए इतने सारे पन्ने लिखने की ज़रूरत ही क्या है। और वो कह रहे हैं कि मैं तो इसको हिमाकत कहता हूँ, यानी कि बेवकूफ़ी कहता हूँ कि समय की ये किफ़ायत नहीं है, तो बल्कि ये तो उसका दुरुपयोग है। छोटी सी बात आपको 4 पन्ने में लिखनी है तो ये समय तो वेस्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन हमको व्यर्थ की बातें, अब हिंदी में होता तो यही है, लेंदी लिखो, बड़ा लिखो, पढ़ा हम वही रहे हैं, ठीक है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि आदमी कुछ भी कहना चाहे, अगर उसको कुछ भी बात कहनी है फटाफट कहे और अपना अगला वर्क करना स्टार्ट करे। लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि टीचर का एक तरह से छात्रों के ऊपर ये अत्याचारी तो है। और क्या है भी, जो मर्जी है आपको 4 पन्ने तो रगने ही पड़ेंगे, बिकॉज आपको मार्क्स चाहिए। अगर आप कम लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं ठीक है, और पेज भी ऐसे वैसे नहीं, छोटे मोटे नहीं, बड़े फुल स्केप आकार के, यानी कि लंबे पेज लिखने हैं। और जब आप समय की पाबंदी के ऊपर वो कह रहे हैं कि संक्षेप में निबंध लिखो। वो कह रहे हैं कि शुक्र है अभी संक्षेप में कह दिया। अगर वो कहते संक्षेप का मतलब क्या होता है, शॉर्टली, और अगर संक्षेप ना होता तो शायद 100-200 पन्ने ही लिखवा लेते ये लोग। तो ठीक है, 4 पन्नों से ही मतलब काम चला रहे हैं फिलहाल तो वो। अब वो कह रहे हैं कि ये उल्टी बात नहीं है, भी तेज मतलब दौड़ो भी सही, लेकिन धीरे धीरे दौड़ो, ये कोई तरीका है भी। मतलब इन अध्यापकों को थोड़ी बहुत भी तमीज़ नहीं है कि मतलब कि किस ढंग से वो लोग पढ़ा रहे हैं। मतलब उनका पढ़ाने का तरीका ही अलग है, और फिर भी वो अपने आप को टीचर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे जब दर्जे में तुम आओगे, लाला यानी कि अपने छोटे भाई को बोल रहा है कि जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तो तुमको ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुहावरा है बच्चे, पापड़ बेलना यानी कि ये सब, हाँ यस, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। ये भी मुहावरा है, यानी कि तब तुम्हें पता लगेगा कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो वो कह रहे हैं कि तुम तो केवल इस दर्जे में अभी अव्वल आए हो तो तुम्हारे ज़मीन पर पाँव ही नहीं टिक रहे हैं। मुहावरा है, मतलब इतने उछल रहे हो, 7वें आसमान पर पहुंच गए हो। और इसीलिए मेरा कहना मानो, भले ही मैं लाख फेल हो गया हूँ, मतलब कि बुरी तरह से फेल हुआ हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा अनुभव है ज़िंदगी का। तो जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे गिरह बांध लो। मुहावरा है, गिरह बांध लो यानी कि गांठ बांध लो, ठीक है, अदरवाइज तुम पछताओगे। क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि शुक्र है स्कूल का समय नज़दीक था, वरना पता नहीं ये जो उपदेश माला थी बड़े भैया की, वो कितनी समय तक चलती, शायद समाप्त ही नहीं होती। वो कह रहे हैं कि भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा है, यानी कि टेस्ट ही नहीं आ रहा था उसको भोजन के अंदर, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जब मैं अव्वल आ गया हूँ तो मेरा इतना तिरस्कार हो गया, अपमान हो गया। अगर मैं फेल हो जाता तो शायद मेरे प्राण ही निकाल लेते ये लोग। फर्स्ट आने पर ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी उसको। तो वो कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब ने जो अपने दर्जे का स्टडी का जो पूरा का पूरा चित्र मेरे सामने रखा है, भी कितनी भयंकर स्टडी है उनकी, कितनी टफ है, तो उसने छोटे भाई को एकदम से डरा दिया था। भी इतनी टफ है स्टडी बड़े स्टैंडर्ड में आकर, तो उसको वो कहना चाह रहा है कि बस मैं स्कूल छोड़कर भागा नहीं, गनीमत थी, लेकिन उसको बहुत डर सा लग रहा था वो सब सुनने के बाद। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा मेरा अपमान हो गया, तिरस्कार हुआ, लेकिन फिर भी पुस्तकों के प्रति जो उसकी रुचि थी, मतलब अरुचि है, ठीक है ना, उसकी बिल्कुल भी रुचि थी ही नहीं उसके अंदर, अरुचि वैसी की वैसी बनी रही थी। जब भी उसको खेलने का अवसर मिलता, कूदने का मिलता, वो बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देता, खेलने भाग जाता। वो कहता है कि मैं पढ़ता, लेकिन
बहुत कम पढ़ता, भी उतना ही पढ़ता कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए। तो एक्चुअली स्टडी वही होनी चाहिए, आप रोज़ का काम रोज़ कर लो। अगर आप रोज़ का काम रोज़ कर लेते हैं तो क्लास में अव्वल आ सकते हैं। ये बात छोटे भाई ने साबित कर दी थी। तो वो कह रहा है कि बस इतना पढ़ता था कि रोज़ का काम रोज़ पूरा हो जाए और मैं अगले जो भी दर्जे में जो जाऊँ तो मैं जलील नहीं हूँ, यानी कि मेरी बेइज्जती ना हो। ऊपर से वो कह रहा है कि अपने ऊपर उसको जो भी कॉन्फिडेंस आया था, विश्वास आया था, वो अचानक से लुप्त हो गया, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि चोरों का सा जीवन कटने लगा था। चोरों का क्यों वापस वो चोरी, मतलब कि जैसे चोर चुपके से जाते हैं, खेलने जाते हैं, मतलब चोरी करने जाते हैं, तो ये चोरों की तरह बाहर खेलने के लिए जाता था, चुपके से अंदर आता था। हालांकि पढ़ाई में बुरा नहीं था, लेकिन बस उसको फैमिली को ये दिखाना कि था कि पढ़ना है, जो कि गलत तरीका था उस समय के हिसाब से। कोई डाउट है बच्चे यहाँ तक? लेसन का बच्चे हमारा एक पार्ट ख़त्म हो गया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल ही जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको इसको दोबारा से सुनना हो तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।